बच्चे पेपर आप मेल के पूछ रहे हो हिमांशु, बच्चे पेपर मेल में नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है ऑफिशियल। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, ऑफिशियल देयर इज नो ऑर्डर कि पेपर कब होंगे, होंगे नहीं होंगे वो सब भगवान की मर्जी है। कोरोना काल में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखिए बच्चे, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन लेंथ मेकर फॉर्मूला। ठीक है, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स ऑन लेंथ मेकर फॉर्मूला। बच्चे कीप योर सेल्फ एट म्यूट, जो भी बच्चे है उसके वो अपने आप को म्यूट रखे बच्चे। देखिए बच्चे, what is the effect on focal length of equiconvex lens? What is effect on focal length of equiconvex lens if it is cut vertically? If it is cut vertically. So first of all, you must be aware of the term equiconvex lens. बच्चे, a lens is said to be देखो एक लेंस है ये, दिस कॉन्वेक्स, इसका एक रेडियस R1 इस तरफ है, एक रेडियस R2 इस तरफ है। ये दोनों इक्वल होने कोई कंपलसरी नहीं है कि रेडियस इक्वल हो, ऐसी कोई जरूरत है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इक्वल हो जाए, R1 मुझे पता है आगे की तरफ है पॉजिटिव होगा, R2 उल्टी डायरेक्शन में है, तो R1 अगर प्लस R हो जाए और R2 अगर माइनस R हो जाए, मतलब वैल्यू सेम हो जाए, ऑब्वियसली साइन तो उल्टे होंगे ही होंगे इस केस में, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों तरफ का रेडियस बराबर हो। साइन कन्वेंशन हम अकॉर्डिंग टू द फिगर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक इक्वी तो क्वेश्चन है, इफ वी कट एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस वर्टिकली, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। लेट्स सपोज बच्चे ये आपका एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सराउंडिंग हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, R1 इज प्लस R, R2 इज माइनस R। ठीक है, you apply the length maker formula mu2 by mu1 minus 1 by R1 minus 1 by R2, mu by 1 minus 1 by R minus of 1 by minus R। ठीक है, तो 1 by F is equal to mu minus 1 into में 2 by R। ठीक है, तो let it to be question 1। now what if you cut it vertically? अगर आप इसे बच्चे वर्टिकली दो हिस्सों में बांट दो, तो एक हिस्सा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे दो पार्ट बन जाएंगे। वी हैव टू कंसिडर वन पार्ट। बच्चे, इट इज अ प्लेन सरफेस। नाउ वर्टिकली काट दिया तो इट इज अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस हैज रेडियस इंफिनिटी। प्लेन सरफेस हैज रेडियस इंफिनिटी। नाउ द R2 इज इंफिनिटी, R1 इज स्टिल द सेम। पहले वाला सरफेस तो उतना ही कर्व्ड है जितना पहले था, अभी भी उतना ही कर्व्ड है, बस जो सेकंड सरफेस पहले कर्व्ड था उसकी जगह पर फ्लैट सरफेस हो गया है। सो R1 विल स्टिल हेयर बी R, R1 तो R ही रहेगा, बट R2 जो है वो माइनस R की जगह इन्फिनिटी पहुंच गया है। अगेन यू अप्लाई, और इसकी फोकल लेंथ सपोज F1 हो गई है। अगेन यू अप्लाई लेंथ विकर फॉर्मूला। तो बच्चे अगर आप लेंथ विकर फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा क्या, 1 बाय F1, 1 बाय F1 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही है, म्यू बाय 1 माइनस 1, 1 बाय R1 इज स्टिल सेम, बस R2 इंफिनिटी हो चुका है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, म्यू माइनस 1 बाय R। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाय 2। अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड कि केवल 2 का अंतर है, बाकी सब कट जाएगा। F1 will become 2F, F1 will become twice of the initial focal length, F1 will become
twice of initial focal length. Anybody having any doubt can ask. If anyone is having any doubt, he or she can ask. अनुष्का कोई डाउट है बच्चे? अनुष्का ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए बच्चे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हम्म, ओके, राइट डाउन। A lens of refractive index 3 by 2, a lens of refractive index 3 by 2 has focal length 10 centimeter in air. A lens of refractive index 4 by 2 or 3 by 2, a lens of refractive index 3 by 2 refractive index 3 by 2 has focal length 10 centimeter in air. What will be the focal length of lens? What will be focal length of same lens? What will be focal length of same lens when placed in fluid? When placed in fluid of refractive index 4 by 3. Hurry up. What will be the focal length of same lens when placed in the fluid of refractive index 4 by 3? ठीक है, हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, मैम वो तो रीटेस्ट में, वो तो रीटेस्ट में ही बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट तो उसने दिया ही नहीं है मेन एग्जाम, वो रीटेस्ट में डिस्कनेक्ट हो गया सेकंड पार्ट में, एबसेंट हो गया। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ वो रीटेस्ट। ठीक है, हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं उसको बच्चे को कह दूंगा एप्लीकेशन दे देगी, तो मैं रीटेस्ट देख कल दे देगी बच्ची। कल का है मैम, कल है। आप ऐड कर दीजिए, मैं आप ऐड कर दीजिए, वो तैयार है बच्ची आप रीटेस्ट देने के लिए। परनिका, परनिका। 11D की बच्ची है परनिका। डी डी डी। हाँ डी दिल्ली, 11D की बच्ची है परनिका। नहीं नहीं, उसे उसे तो खुद ही अभी पता चला जब मैम ने उसे कॉल किया कि उसने पार्ट टू की जगह पार्ट वन भेज दिया है। अब मैम चेक करनी होंगी ना रंजना मैम, तो उन्होंने कॉल किया कि तो आपने आपका पार्ट टू नहीं आया। तब बच्चे को पता चला, पहले बच्चे को भी नहीं पता था कि उसने पार्ट टू की जगह पार्ट वन भेज दिया है। ओके 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 मैम। ओके। हाँ बच्चे को किसी का पे फोन आ गया था। देखिए, हाँ, a lens has refractiveness 3/2 has focal length 10 centimeter in air. What will be the focal length of same lens when placed in a fluid of refractive index 4/3? करो। Anyone who got the answer? क्वेश्चन तो मैंने पहले लिख दिया था ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा भी चेंज होती है, चेंज होनी शुरू हो जाती है। मिरर की फिक्स होती है। यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, म्यू वन। यहां पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, लेंस तो वही है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू टू तो सेम है। हेयर वी आर चेंजिंग म्यू वन। और आप फॉर्मूले में देखेंगे 1/f इजिकल टू म्यू टू बाय म्यू वन, यानी कि म्यू वन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन म्यू वन। ठीक है, कि जो आंसर है वो म्यू वन पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए बच्चे, यहां पर क्या होगा, 1/f इजिकल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। पहले वो लेंस एयर में रखा है तो म्यू टू तो 3/2 ही रहेगा, लेकिन म्यू वन वन है। और इस कंडीशन में फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आप लगा दीजिए कंडीशन, म्यू टू इज 3/2, म्यू वन इज वन, माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। In the second part, in the second case, the condition is changed. Lens still has refractive index 3/2, but the surrounding has refractive index 4/3 now. तो म्यू वन चेंज हो चुका है। ठीक है, तो फोकल लेंथ अब मुझे निकालनी है। 3/2 अपॉन में म्यू वन कितना है बच्चे, 4/3, माइनस वन, 1/r1 माइनस वन, बाकी कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं है। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 9/8 माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आ जाएगा 1/8, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2/1। अगर आप 1/2 या 2/1 करेंगे तो आप देखेंगे, तो 1/10 अपॉन में 1/f1 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस r2 से 1 ये तो कट ही जाएगा। ये कितना आया बच्चे, 3/2, 1/2 बचा ये, 1/2 अपॉन में 1/8। तो यहां से f1 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ विल बिकम 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो बच्चे जल्दी। अपने आप समझ समझ के करो बच्चे।
बच्चे, आई एम इन क्लास, दैट्स व्हाई सेंडिंग यू द ऑडियो मैसेज. You send the application for retest soon as possible, and you can appear for retest tomorrow of chemistry. देखिए बच्चे, एक बच्चा कह रहा है रिपीट दिस क्वेश्चन. बच्चे, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, तब इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी. नाउ यू प्लेस दिस लेंस इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है? तो आपने देखा फॉर्मूले में बस म्यू1 चेंज हो रहा है. आपने सारी वैल्यू इन दोनों क्वेश्चंस की फॉर्मूले में पुट कर दी. बच्चे, एक बच्चे ने कहा है कि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. दैट क्वेश्चन है बच्चे कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है. वो एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2 है. उसको एयर में रखा था तब इसकी फोकल लेंथ 10 थी. जब इसे लिक्विड में इमर्ज किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो फोकल लेंथ कितने वो निकालना है. द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग हेयर इज म्यू1. द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग हेयर इज म्यू1. म्यू1 के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. यहाँ 1 था या 4/3, आपने पूरा पूरा डाटा पुट कर दिया. बस फोकल लेंथ यहाँ 10 पुट करिए, यहाँ f1 क्योंकि वो मुझे निकाल ली. तो f की जगह 10, म्यू2 3/2, म्यू1 1, r1 r2 पता ही नहीं, तो उनको एड्रेस छोड़ दिया. सेम डाटा यहाँ पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, आपका f1 है. ठीक. इसके ऊपर एक टफ क्वेश्चन करना हो तो यू हैव टू ओपन द एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, एंड वो 2 बार बोर्ड में आए हुए. एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड 2 टाइम इन द बोर्ड एग्जाम. बस गिवन डाटा की जगह, जैसे में 2 डाटा गिवन, 2 वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, मैं आपको जो कराऊंगा उसमें उन गिवन वैल्यूज की जगह एक्स और वाई वेरिएबल ले लिया था, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. क्वेश्चन सेम था. लिखो बच्चे, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं. इन द फिगर शोन the refractive index of equiconvex lens, the refractive index of equiconvex lens is 3/2. The refractive index of equiconvex lens is 3/2 and is placed on a liquid of unknown refractive index, and is placed on a liquid on of unknown refractive index. Full stop. The image of point P unknown refractive index. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता. जिसकी, क्या कह रहे हो बच्चे? लेंस का 3/2 है. In the figure, there is an equiconvex lens of refractive index 3/2 placed on a liquid of refractive index mu, unknown refractive index, placed on a liquid of refractive index mu या फिर unknown refractive index, and the combination is placed on the plane mirror, and the combination is placed on a plane mirror. Full stop. If a object is placed 45 centimeters from the mirror from the combination, if an object is placed at a distance of 45 centimeters from the combination, then image is formed on itself, object itself.
If object is placed 45 centimeter from the combination, then image is formed and on object itself. ठीक है, एनसीईआरटी खोल लो भाई, एनसीईआरटी सबके पास है, ओपन द एनसीईआरटी सेकंड पार्ट एनसीईआरटी, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन देयर इज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, in the figure shown there is an equiconvex lens of refractive index 3 by 2. There is an equiconvex lens of refractive index 3 by 2 placed on a liquid of unknown refractive index, placed on a liquid of unknown refractive index, and combination is placed on plane mirror, and combination is placed on plane mirror, full stop, and combination is placed on plane mirror. ठीक है, combination is placed on plane mirror, full stop. ठीक है, आगे बच्चे, if object is placed at 45 centimeter from this combination, if object is placed at 45 centimeter from this combination, then image is formed on object itself, then image is formed on object itself. इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, फुल स्टॉप। when the liquid is removed when the liquid is removed then image is formed by the combination on object itself when it is placed at a distance of 30 centimeter from the combination. When liquid is removed, then image is formed by the combination on object itself. When the liquid is removed, then image is formed by the combination on object itself when it is placed at 30 centimeter. When it is placed at 30 centimeter. Find refractive index of liquid. Find refractive index of liquid. बस एक बार जब ये एग्जाम में आया था तो 45 सेंटीमीटर की जगह x दे दिया था, 30 सेंटीमीटर की जगह y दे दिया था। क्वेश्चन यही था, बाकी हरिया करो। हाँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे 12th क्लास का। भाई कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया कि पेपर मई में है। अभी सब कुछ ये मान के चलो, अप्रैल सब जितना है उतना सारा सिलेबस आ रहा है और मार्च में पेपर है। न्यूज में कुछ भी आ रहा है, जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं। देखिए बच्चे, हाउ टू सॉल्व दिस,
देखिए वही की पॉइंट 3 लगेगा इसमें। की पॉइंट 3 में हमने पढ़ा था जब भी वर्ड आ जाए इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। की पॉइंट 3 था हमारा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। उसका हिंट क्या था? इमेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जब भी ऐसा लिखा आ जाए तो उसका मतलब होता है कि अगर प्लेन मिरर है लास्ट में तो लाइट उसको परपेंडिकुलर आई होगी, परपेंडिकुलर गई होगी। इफ इट इज अ कॉनकेव मिरर तो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही होगी। ठीक है, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही होगी। एंड इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर तो लाइट सेंटर ऑफ ऐसे जा रही होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती लेकिन वापस आ गई। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता था बच्चे इमेजेस फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ का, कि इफ इट इज अ प्लेन मिरर तो जो लाइट सीधी गई वो वापस आ गई। इफ इट इज अ कॉनकेव मिरर तो लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जा रही होगी। एंड इफ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर तो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही जा रही है। तो यहां पर देखो इसका मतलब प्लेन मिरर पे दोनों केस में लाइट पैरेलल पड़ी है, बाकी सारी बातें जाए भाड़ में। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया इन बोथ द केसेस मिरर पर फोकल मिरर पर लाइट जो है वो प्रिंसिपल परपेंडिकुलर पड़ी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज कब करता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पर। लेंस मेक द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर है ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा था यही फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। सिमिलरली यहां पे यही ये कंसेप्ट यहां भी वैलिड है। यहां पर बस जो परपेंडिकुलर करी है वो दोनों ने मिलके करी है। यहां पर जो परपेंडिकुलर करी है मिरर की वो दोनों ने मिलके करी है, तो ये कॉम्बिनेशन की है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दोनों के कॉम्बिनेशन से 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर कांच वाले लेंस ने और पानी वाले लेंस ने मिलकर लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किया होगा या ये प्लेन वेव के परपेंडिकुलर किया होगा। तो आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता है, लेंस की पता है, लिक्विड वाले लेंस की फोकल लेंथ नहीं पता। तो आपको एक फॉर्मूला पता था 1/f ऑफ कॉम्बो इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड वाला लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f ऑफ कॉम्बो इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f ऑफ कॉम्बो इज 1/45, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड हमें निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन में निकालना क्या है? फाइंड म्यू। सब कुछ गिवन डाटा बताया, ये नहीं बताया निकालना है, इसमें आपको इसका म्यू निकालना है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो यहां से फोकल लेंथ ऑफ लेंस 30 था, 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/fl। एलसीएम आ गया 90, 2 माइनस 3। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया बच्चे माइनस 90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आ गया बच्चे? माइनस 90 सेंटीमीटर। ठीक है, लिक्विड वाले लेंस का। अब आप देखिए इस वाले लेंस को देखिए, इस इन फिगर बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 सराउंडिंग का 1। इन फिगर अगर आप बी देख, इन फिगर बी या आप खाली लेंस को देखते हैं तो बच्चे हो क्या इक्वी कॉन्वेक्स वर्ड यू गिवन है, लाइट ऐसे आ रही है और कहीं जा रही होगी। ये आपका R1 हो गया, R1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, R1 आपका प्लस R और R2 कैसा होगा बच्चे? माइनस R। R2 कैसा हो जाए? इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि R1 की वैल्यू प्लस R, R2 का वैल्यू माइनस R। आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/f ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1/μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस 1/r माइनस में 1/-r, 1/30 इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 2/r। रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर। अब लिक्विड वाले लेंस को लो, ओनली लिक्विड लेंस, ओनली लिक्विड। लिक्विड वाले सरफेस में क्या है बच्चे? एक सरफेस ऐसे है
इसका रेडियस इस तरफ हो, क्या हो गया? नहीं, कहां पर नेगेटिव आ रहा है? तो माइनस माइनस 90 तो लिखा है यहां पर माइनस, यहां यहां पर या यहां पर? फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला ये लिखवाया था, वन ऑफ एफ ऑफ कॉम्बो इज इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू प्लस वन बाय एफ थ्री, जितने भी लेंस हो। ठीक है, तो भाई ये कौन सा साइन, साइन तो वैल्यू पुट करने में देखेंगे ना अभी। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है। इसकी पता नहीं मुझे, इसकी जो मर्जी वो अपने आप आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आनी होगी पानी वाले की तो अपने आप कैलकुलेट होकर आएगी। मैं जिसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसकी सही पुट कर रहा हूँ। मैंने लेंस की वैल्यू पुट करी 30, इसकी तो वैल्यू पुट नहीं करी, इसकी तो वैल्यू मैंने निकाली, वो अपने आप नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब आप ओनली लिक्विड वाले लेंस को देखिए। लिक्विड वाला लेंस ऐसा सा था, इसका एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है। प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इंफिनिटी होता है। प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? इंफिनिटी। और इसका रेडियस R1 होगा ऊपर की तरफ, R1 हो जाएगा माइनस आर, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रही है, लाइट तो नीचे की तरफ आ रही थी लेकिन इसका रेडियस है ऊपर की तरफ, तो R1 हो जाएगा माइनस आर। अब अगर आप पानी वाले लिक्विड वाले लेंस में अगर आप लगाते हैं फॉर्मूला, वन बाय एफ एल इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, वन बाय R1 माइनस वन बाय R2, इसकी फोकल लेंथ अपने आप माइनस 90 आ चुकी है, इज इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू कितना है बच्चे? म्यू बाय वन माइनस वन, वन बाय R1 कितना है बच्चे? माइनस आर। R2 कितना है बच्चे? इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। माइनस वन अपॉन 90 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाय माइनस आर कितना है? 30, माइनस से माइनस कर गया 30 थ्री जा, वन बाय थ्री इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, म्यू इज इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन, फोर बाय थ्री इज द आंसर। आंसर इज फोर बाय थ्री। आराम से देखो दो बार इस क्वेश्चन को। पहले आपको इनडायरेक्टली फोकल लेंथ गिवन थी, पहले आपको इनडायरेक्टली फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन गिवन थी, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, और सेकंड केस में आपको फोकल लेंथ ऑफ लेंस गिवन थी। इनडायरेक्टली पहले आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन गिवन है और सेकंड बार इनडायरेक्टली फोकल लेंथ ऑफ लेंस गिवन है, क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ का अपने आप मतलब होता है कि लाइट इज गोइंग, लाइट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ, और प्लेन मिरर में लाइट रिट्रेस करने का मतलब है लाइट परपेंडिकुलर आई है, परपेंडिकुलर चली गई है, लाइट परपेंडिकुलर आई, परपेंडिकुलर चली गई। ऐसा कब होता है लेंस से कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो इसका मतलब पता चल गया कि दोनों केस में ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद तो खाली कैलकुलेशन है, आफ्टर दैट देयर इज ओनली कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी, ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट लगता है ये हमेशा जो फोकल लेंथ देता है वो एयर के साथ देता है। ये फॉर्मूला लगता ही तभी है, तभी फोकल लेंथ देता है जब सब एयर के साथ हो। ठीक है, ये वही वाली फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देता है। तो ये इसने जो इस फॉर्मूले ने जो फोकल लेंथ हमें लिक्विड की कैलकुलेट करके दी है वो एयर के रेस्पेक्ट में दी है।
डन। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। बच्चे अलोंग लाइट कैसे आ रही है? लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है ना बच्चे लाइट, ठीक है। तो जो रेडियस इस तरफ होगा नीचे की तरफ वो पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ होगा वो नेगेटिव। अब आप ये देखिए, इसमें इस सरफेस का रेडियस नीचे की तरफ होगा, तो ये लाइट की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव। जबकि इस सरफेस का रेडियस उल्टी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो R2 नेगेटिव। सेम केस इसमें देखो, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में इसका सेंटर कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा ना, तो इसका रेडियस ऊपर की तरफ, जबकि लाइट नीचे आ रही है, नेगेटिव। इसका तो कैसा भी ले लो, प्लेन सरफेस का कोई दिक्कत नहीं आती। प्लेन सरफेस का रेडियस आप कैसा भी ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, a paper weight is like this as shown। पेपर वेट ऐसा सा था, इसमें इस सरफेस का रेडियस 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पर एक पॉइंट था पी, इसकी हाइट जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी। ये 20 सेंटीमीटर मान लो, ये 30 मान लो, 40 मान लो। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी व्हेन सीन फ्रॉम टॉप। एक में से उल्टा करके रख दिया। दो क्वेश्चन है, चीजें वही हैं। तो बच्चे देखिए, फर्स्ट केस, लाइट सीधी जाएगी, सीधी निकल गई, लाइट टेढ़ी जाएगी, वो ही रिफ्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन किससे हुआ? स्फेरिकल सरफेस से। तो आपने, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस है सेपरेटिंग टू मीडियम। ये दो मीडियम अलग अलग है ना, इट इज अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। लेंस नहीं है ये ना, लेंस के लिए मैंने आपको कहा था लेंस पतला होता है, ये तो बहुत मोटा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी तो भी चौड़ा है। लेंस मेकर फॉर्मूला तब लगता है जब लेंस थिन हो, तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहां पर आप हर सरफेस को अलग अलग पढ़ोगे। ये सरफेस है सिंगल स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। क्या फॉर्मूला था? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू
म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। इसमें मैंने कहा था म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट एंटर्स, इन विच लाइट एंटर। लाइट अब एयर में एंटर कर रही है, तो ये मेरा म्यू टू हो जाएगा, ये मेरा म्यू वन हो जाएगा। और वैल्यू पुट करते चले जाओ। म्यू टू हो गया मेरा वन, वी का पता नहीं, म्यू वन हो गया रूट 2, यू कितना है, लाइट ऐसे जा रही है, इससे यहां से ऑब्जेक्ट के लिए नीचे आना पड़ेगा, लाइट के अपोजिट -40 सेंटीमीटर पे, इजिकल टू 1 - √2 बाय, इसका रेडियस किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगर सर्कल ऐसा है तो इसका रेडियस नीचे की तरफ आएगा ना, भाई लाइट तो ऊपर जा रही है, रेडियस के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो रेडियस ही -20। लाइट तो यहाँ से ऊपर जा रही है, इसका सेंटर कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो रेडियस के लिए नीचे आना पड़ेगा, इसका रेडियस ये कहीं होगा ना। ऐसे कुछ होगा ये, जहां भी टच करेगा फिलहाल, तो इसका रेडियस नीचे की तरफ आएगा। इसकी शेप देखो ना, शेप अगर सर्कल ऐसा है, अगर सर्कल ऐसा है तो इस पॉइंट से रेडियस जोड़ूंगा तो ऐसा आएगा ना, ठीक है। लाइट कहाँ जा रही थी, नीचे से ऊपर, तो रेडियस होगा इसका नेगेटिव। सॉल्व फॉर बी, यहां से बी निकालना। सेकंड सरफेस, सेकंड केस, लाइट सीधी गई, यहां से गई, यहां पर फ्लैट सरफेस आ रहा है, स्पेरिकल सरफेस नहीं आ रहा है। फ्लैट सरफेस की वजह से आता है अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट शिफ्ट, ठीक है। फ्लैट सरफेस, यहाँ पर स्फेयर, स्फेयर का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पर फ्लैट सरफेस की वजह से क्या फॉर्म लगता है, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट शिफ्ट, ठीक है। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल डेप्थ तो 40 सेंटीमीटर, अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच इजिकल टू एच, दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू टू हो गया, ये म्यू वन हो गया, एच म्यू वन बाय म्यू टू। यहां पर अगर ये एच होता था, दोनों ही कंडीशन याद होनी चाहिए, ये म्यू टू, ये म्यू वन, तो अपेरेंट डेप्थ जो स्मॉल एच आता था, वो कैपिटल एच म्यू वन बाय म्यू टू आता था, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप यही फॉर्मूला लगा दो। बट फ्लैट सरफेस का रेडियस कितना होता है, इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी पुट कर देना। सेकेंड केस में या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो जिसमें आर को कितना पुट कर देना, इन्फिनिटी, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट शिफ्ट, ठीक है। इसमें लेकिन जो म्यू टू होता है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो कैपिटल एच था 40, म्यू टू था √2, ओ म्यू वन हो गया 1, म्यू टू हो गया √2, ये आंसर है। आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों को, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन समझ में उसी को आएंगे जिसको पूरे चैप्टर की नॉलेज है, जिसने अभी तक की सारी क्लास बकायदा अटेंड करी है, उसी को ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अदरवाइज सब खाली बैठे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, कहां से लाइट आ रही है, कहां जा रही है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सब कंफ्यूजन है। जिन्होंने अभी भी नहीं करा बच्चे, सारी वीडियोस अवेलेबल है A to Z, तो घर बैठ के पहले वीडियो देखें, ठीक है। ऑल दो चैप्टर, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, इससे मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे प्रिज्म।
देखिए बच्चे एडिंग प्रिज्म। बच्चे ये आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। इसमें ए एक इंपॉर्टेंट एंगल है, बी और सी कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। सपोज यहाँ लाइट पड़ी और यहाँ से लाइट ऐसे बाहर निकल गई, तो मैंने गलत नेमिंग करी है। जहां पर लाइट पड़ी और जहां से निकली वो जहां टकरा रही है उसी को ए मानना है, यानी कि ए मुझे ये मानना था। ए के मानने का रूल समझना है बस। जहां पर लाइट पड़ी, जहां से निकली, वो जहां टकरा रहे हैं वो ए है। बट जनरली हम फिगर ऐसी बनाते हैं कि लाइट ऐसे गई, इंसिडेंट रे I1 यहां पर बैंड कर गई, ये नॉर्मल था N1, ये पॉइंट P, ये रेडियस R1, ये नॉर्मल N2, ये पॉइंट मान लिया Q। यहां से लाइट बाहर निकल गई। इन दिस केस बताओ कौन 1 2 3 किस में से ए मानना जरूरी है? 1 को मानूंगा, 2 को या 3 को? बताओ बच्चे। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट किसको मानना है, 1 को, 2 को या 3 को? 1 को। इंसिडेंट सरफेस ये वाला है, बाहर जाने वाला सरफेस ये वाला है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये वाला। तो ये ए या बी और सी किसी को मान लो। तो यहां पर ए क्या होता है? ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल। ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस। इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी इमर्जेंट लाइट है। दिस इज ई एंगल ऑफ, ये सॉरी, ये R2 ये वाला है, इसको हम I2 मानते हैं, ठीक है। तो ये जो I2 है, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। I2 और E को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, जब बाहर निकली है तो ऐसे, यानी कि लाइट यहां जाते जाते ऐसे चली गई। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन वो गई ऐसे है। तो ये जो लाइट बैंड हो गई, दिस इज कॉल्ड डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल को क्या कहते हैं बच्चे? एंगल ऑफ डेविएशन। दिस डेल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इफ आई स्टडी द वेरिएशन ऑफ I1 वर्सेस डेल, तो ग्राफ ऐसा आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेल का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। मतलब जैसे जैसे I1 बढ़ेगा, जैसे जैसे I1 बढ़ेगा, वैसे वैसे डेल की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड इट विल एक्वायर अ मिनिमम वैल्यू। I1 बढ़ रहा था, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर I1 इंक्रीज कर रहा है, इस रीजन में I1 इंक्रीज कर रहा था, डेल डिक्रीज कर रहा था। इसके बाद अगर आप आगे गए तो I1 तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डेल भी इंक्रीज कर रहा है। यही तो हो रहा है बच्चे। पहले I1 बढ़ाने पर डेल घट रहा था, अब I1 बढ़ाने पर डेल बढ़ रहा है। ये जो पॉइंट है, इट इज मच ऑफ आवर कंसर्न। ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दिस इज कॉल्ड डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ
मिनिमम डेविएशन। आपको तीन बातें याद रखनी है। व्हेन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अकर, जब डेविएशन मिनिमम होती है, व्हेन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज अचीव्ड, मिनिमम डेविएशन इज अचीव्ड, तो क्या होता है जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अचीव हो गया, एट दैट टाइम ये I1 और I2 इक्वल होंगे। हमेशा नहीं होंगे, ये केवल एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे, जब डेल एम मतलब मिनिमम डेविएशन का केस होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। जब स्लोवेस्ट पॉसिबल डेविएशन हो रही होगी तभी ये एंगल इक्वल होंगे। देन 3 पॉइंट होते हैं बच्चे। पहला I1 I2 और I2 और तो एक ही चीज है, I1 I2 बराबर होंगे। सेकेंड R1 R2 बराबर होंगे। ये चीजें हम धीरे धीरे प्रूफ भी करेंगे, पर आपको याद भी रखनी है। whenever we are talking about the minimum deviation, then I1 is equal to I2, R1 is equal to R2 and जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। ये जो लाइट होगी ये BC के पैरेलल हो जाएगी। बट इट नॉट नेसेसरी कि मिनिमम डेविएशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि मिनिमम डेविएशन हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अ स्पेशल केस whenever there is minimum deviation, then angle of incidence and angle of emergence are equal, R1 is equal to R2। ठीक है, हमेशा की बात नहीं कर रहा। ठीक है, लेट सपोज अब हमें ड्राइव क्या करना है इसमें। एक होता है बच्चे प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला किसे कहते हैं बच्चे? देखिए, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सराउंडिंग का म्यू1 मान लू, ये म्यू2 मान लू। जनरली क्या होता है, म्यू1 1 होता है, म्यू2 म्यू होता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि म्यू2 बाय म्यू1, C1 बाय C2 तो होता ही है, ये तो नॉर्मल बात है, इज इक्वल टू, इस केस में म्यू2 की वैल्यू म्यू है, म्यू1 की वैल्यू 1 है, ये भी नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यू2 बाय म्यू1, C1 बाय C2 इज इक्वल टू म्यू, ये तो नॉर्मल बात है। इज इक्वल टू, जो हमें बेसिकली चीज यहाँ प्रूव करनी है, फोकस करना है, जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, कि म्यू2 बाय म्यू1 C1 बाय C2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूं कि म्यू2 सराउंडिंग में एयर है तो म्यू बाय 1 के इक्वल भी लिख सकता हूं मैं उसे। ठीक है, अगर मान लूं, ठीक है, तो ये म्यू बाय 1 के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू2 बाय म्यू1 का फॉर्मूला बेसिकली साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 साइन ए अपॉन में 2। ठीक, तो ये प्रिज्म की थोड़ी सी कहानी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सब कहानी नहीं बताऊंगा कि I1 क्या है, I2 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट कि हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस क्या होती है, वो तो खैर अपने आप करते करते डेरिवेशन में आ जाएंगी, लेकिन ये सब बातें आपको याद रखनी है। यू कैन लीव नाउ।